हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने पढ़ाई वाले ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम एसएससी जीडी 2023 जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट दूसरे के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और प्रैक्टिस सेट पहला करा दिया गया है। जिसने भी वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में जाके अलग से एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और जो भी हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो करना चाहता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी एसएससी जीडी के हिंदी की क्लास लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ऑप्शन नंबर सी बिहार है। और कितना है? 1102। आगे बढ़ते हैं। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। कब की गई थी? 1872 में। और भारत में पहली बार आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना 15वीं है एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं है। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना के अध्यक्ष सी चंद्रमौली थे। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार कितना है? 1102। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और कितना है? 17। अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई थी, जबकि अगली 2021 में कराई जानी थी, लेकिन इसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? ए मोहिंदर सिंह को, बी अजीत पाल सिंह को, सी जोगिंदर सिंह को, डी मिल्खा सिंह को। तो फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। और इनका जन्म 20 नवंबर 1929 गोविंदपुर पाकिस्तान में हुआ था। मृत्यु इनकी 18 जून 2021 चंडीगढ़ में हुई थी। द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 1959 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? ए 11.8, बी 15.2, सी 6.2, डी 22.4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.8% था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी राजशेखर, डी आर्यभट्ट। तो निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु इनकी 647 ईस्वी में हुई थी। और इनका वंश था वर्धन या पुष्यभूति वंश। और इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, माता का नाम था यशोमती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होना चाहिए? ए 1/5, बी 1/10, सी आधा, डी 1/3। तो किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सदस्य सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। 1/10 सदस्य होने चाहिए, तभी किसी भी सदन की बैठक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। और भारत का संविधान विश्व के किसी भी मतलब गणतांत्रिक देश के संविधान में सबसे लंबा है। आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाए जाने वाला महामस्तकाभिषेक त्योहार किसका है? ए बौद्धों का, बी हिंदुओं का, सी सिखों का, डी जैनों का। तो महामस्तकाभिषेक त्योहार है ऑप्शन नंबर डी, जैनों का। जैन समुदायों के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला शहर में हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। हर 12 साल में एक बार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। कब कब्जा कर लिया था? ए 1856 में, बी 1845 में, सी 1838 में, डी 1859 में। तो अवध पर कब्जा कर लिया था ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी कथक, डी लवण। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। और इनका जन्म 29 फरवरी 1904 मदुरई तमिलनाडु में, मृत्यु 24 फरवरी 1986 चेन्नई तमिलनाडु में। इन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 1956 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 10 में, बी 1 में, सी 2 में, डी 11 में। तो किसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और भारतीय संविधान में 22 भाग 365 मुख्य अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। अब भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए राजा राममोहन राय ने, बी सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, सी सैयद अहमद खान ने, डी दादा भाई नौरोजी ने। तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में करी थी। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ था। मृत्यु इनकी 30 जून 1917 में हो गई। इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। और ये कांग्रेस के 3 बार यानी 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, बी जनसंख्या वृद्धि, सी समान काम हेतु समान वेतन, डी मुद्रास्फीति वृद्धि। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर ए तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक थी। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, जिनमें से अंतिम 2012 से 17 थी। और पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई थी। और 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह नीति आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष पहले गुलजारी लाल नंदा जी थे। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी नॉर्मन बोरलॉग, डी एम एस स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति भारत में 1960-68 में शुरू हुई एक कृषि क्रांति थी, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसी तरह एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? ए 10, बी 8, सी 14 या डी 12। तो मुकाबले को समाप्त करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध ऑप्शन नंबर ए 10 अंक होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ए उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय निम्न दाब कटिबंध से, या दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से, या उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से, डी दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से। तो इनमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संबंध में यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है और ये मुख्य दो प्रकार की हवाओं से प्रभावित होती है। पहली उत्तर पूर्वी पवनें, दूसरी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? ए 18, बी 14, सी 12, डी 16। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान ऑप्शन नंबर डी 14 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, प्रतीक एन है। नाइट्रोजन एक अधातु है जो आवर्त सारणी के समूह 15 का सबसे हल्का सदस्य है, और मेंडेलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, और हेनरी मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। असम का शास्त्रीय नृत्य किससे प्रेरित है? ए शक्ति आंदोलन से, बी तंत्रवाद से, सी भक्ति आंदोलन से, डी सूफी आंदोलन से। तो असम का शास्त्रीय नृत्य ऑप्शन नंबर सी भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शास्त्रीय असम का शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 शैलियां हैं। तो आठों देख लेते हैं कौन कौन से हैं और किस राज्य के हैं। तो पहला भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है। दूसरा कथक उत्तर प्रदेश का। तीसरा कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। पांचवा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा का है उड़ीसी। मणिपुरी है मणिपुर का। और शास्त्रीय है असम का, शास्त्रीय असम का। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? ए 1076, बी 1088, सी 1152, डी 1124। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1028 सूक्तों का संग्रह है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10 अध्यायों में 1028 सूक्तों में 11,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? ए नीलगिरी, बी शिवालिक, सी खासी पहाड़ियां, डी अरावली। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय की खासी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय की पूर्वी खासी पहाड़ी जिले का मौसिनराम गांव चेरापूंजी को पीछे छोड़कर विश्व पर सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान बन गया है। और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? ए चेचक, बी चेचक, सॉरी ये दोनों एक ही आ गए हैं, सी एड्स, डी टाइफाइड। तो कौन सा रोग है इनमें से जीवाणु जनित? ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा टाइफाइड। आगे बढ़ते हैं और जीवाणु जनित रोगों की यहाँ ट्रिक देख लेते हैं। पंडित का टिक न्यू है। पा से प्लेग हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनेस या टाइफाइड, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हैजा। तो ये है जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम किस राज्य से है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी तमिलनाडु, डी नागालैंड। तो मैरी कॉम किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मणिपुर से। भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, इनका जन्म 24 नवंबर 1982 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से घेरता है? ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी भूटान, डी वियतनाम। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश त्रिपुरा को तीन ओर से घेरता है और अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इस चैनल में इसी तरह एसएससी जीडी की और टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।